नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम लोग देखेंगे पार्ट 22 और चैप्टर 6 चल रहा है दोस्तों। अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं, वर्ष एमसीक्यू रेफरेंस के साथ देख रहे हैं। तो आज चैप्टर 6 लास्ट है, कल से हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर 7 आएगा कल से, और चैप्टर 7 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि चैप्टर 7 थोड़ा छोटा है। तो हम लोग आज पार्ट 22 देखते हैं दोस्तों। यदि आप AN JEE की तैयारी करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है LDC क्रैकर। आप इसे डाउनलोड करके यहाँ से अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको सारे मैनुअल का नोट्स मिलेगा, सारे मैनुअल का MCQ चैप्टर वाइज मिलेगा, सारे मैनुअल का टेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, और प्रैक्टिस सेट अनलिमिटेड है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टेस्ट अनलिमिटेड है, और वीकली टेस्ट तो चल ही रहा है अल्टरनेट एक दिन बीच करके। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको डाउनलोड करके। और किसी प्रकार का आपको ज़रूरत है तो हमारे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 9730808015 पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है, अगला जो टेस्ट होगा वो 24 फरवरी को टेस्ट होगा ट्यूसडे का, और वो होगा ट्रैक मशीन का प्रश्न रहेगा, वो भी पीवे रिलेटेड प्रश्न रहेगा। 26 तारीख को जो टेस्ट होगा वो थर्सडे को होगा, वो होगा फाइनेंस और इस्टेब्लिशमेंट का। टेस्ट 3 होगा। टेस्ट 1 और 2 जो लोग नहीं दिए हैं एप्लीकेशन में अवेलेबल है, खुला है, आप उसे जा करके दे सकते हैं। 28 तारीख को जो टेस्ट होगा सैटरडे को, वो होगा वर्ष का, चैप्टर 6 होगा, और 1 से 5 तक जो नहीं दिए हैं एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जा करके दे सकते हैं। 1 जो मार्च को टेस्ट होगा संडे को, वो होगा पीवे का चैप्टर 8, जो 7 तक नहीं दिए हैं अवेलेबल, वहाँ पे जा करके दे सकते हैं। और 3/3/2026 को यानी ट्यूसडे को जो होगा वो एसओडी होगा, और एसओडी पूरा फुल होगा और लेटेस्ट रिवाइज्ड वाला होगा। यानी जो रिवाइज्ड एसओडी अपना आया है 2022 वाली, ए वाली से हम क्या करेंगे, 3 तारीख को फुल टेस्ट ले लेंगे, तो एसओडी हमारा ख़त्म हो जाएगा। और डेली जो टेस्ट शुरू होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा अपना 15 मार्च से पर डे फुल लेंथ टेस्ट होगा। यानी एग्ज़ाम की तरह जितने प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, वो जितने सारे सिलेबस आते हैं वो सारा उसमें अटैच करके फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका 15 मार्च से शुरू होने वाला है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मैनहोल में प्रवेश की अनुमति किस स्थिति में नहीं दी जाएगी? एंट्री इनटू मैनहोल शैल नॉट बी अलाउड अंडर विच कंडीशन? सही आंसर होगा ऑक्सीजन लेस देन 19.5% और ग्रेटर देन 21% हो जाएगा, तो आप उसमें परमिशन नहीं देना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 629 का पॉइंट नंबर 2 में पढ़ते हैं। लिख रहा है, चेक द ऑक्सीजन लेवल इन द मैनहोल इफ इज लेस देन 19.5% और ग्रेटर देन 21% at any of the 3 levels, the staff shall not be allowed to enter the manhole। इस स्थिति में क्या किया जाएगा? इंटर नहीं किया जाएगा। प्रश्न है, 5 फीट से अधिक गहराई वाले मैनहोल में प्रवेश करते समय क्या पहनना चाहिए? What should be worn when entering manhole deeper than 5 feet? तो सही आंसर होगा हमारा कि फुल बॉडी सूट पहनना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है? देखिए पारा नंबर 629 में लिखा हुआ है, द स्टाफ शैल वियर फुल बॉडी सूट इफ एंटरिंग मैनहोल ऑफ मोर देन 5 feet डेप्थ, और partially फिशिंग वेट सूट इज एंटरिंग मैनहोल ऑफ लेस देन 5 feet डेप्थ। यानी 5 फीट से ऊपर का डेप्थ है तो उनको फुल सूट पहन करके जाना चाहिए मैनहोल के अंदर। प्रश्न है, सीवर में प्रवेश करने वाले कर्मचारी को हेलमेट के साथ क्या लगा होना चाहिए? स्टाफ एंटरिंग सीवर शैल वियर हेलमेट विथ व्हाट अटैच्ड? तो सही आंसर होगा हेड लैंप उसमें अटैच होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 629 में आइए, देखिए लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं। ऑल द स्टाफ एंटरिंग द सेवर्स शैल वियर हेलमेट अटैच विथ हेड लैंप। उसके साथ क्या अटैच होना चाहिए? हेड लैंप अटैच होना चाहिए। प्रश्न है, श्वसन उपकरण में न्यूनतम कितनी अवधि की हवा आपूर्ति होनी चाहिए? एस्केप ब्रीदिंग एपार्टस शुड प्रोवाइड मिनिमम एयर सप्लाई ऑफ। सही आंसर होगा 10 मिनट्स की हवा आपूर्ति होनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे पारा नंबर 629 का पॉइंट नंबर 5-6 में देखिए यही बात लिखी हुई है। कह रहा है, द स्टाफ एंटरिंग द सेवर्स शैल प्रेफरेबली बियर फुल फेस मास्क हैविंग
escape breathing apparatus with at least 10 minutes air supply along with other appropriate protective gears and safety device। तो 10 मिनट का एयर सप्लाई आपूर्ति उसमें होना चाहिए, हमारा जो श्वसन उपकरण है यानी ब्रीदिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें। अब अगला प्रश्न है, एंट्री इनटू मैनहोल शैल बी मॉनिटर्ड बाय व्हाट। मैनहोल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की निगरानी किससे की जाएगी? सही आंसर होगा सीसीटीवी कैमराज से निगरानी करनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 629 में पॉइंट नंबर 10 में देखिए लिखा हुआ है, द पर्सन एंटरिंग द मैनहोल शैल बी मॉनिटर्ड बाय सीसीटीवी कैमराज। किसे मॉनिटर करना चाहिए आपको? सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर करना चाहिए। एक स्ट्रेचर पर सीवर सफाई की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर सेवर क्लीनिंग एट स्ट्रेचेज। सही आंसर होगा अपना 90 मिनट्स होनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 629 में पॉइंट नंबर 14 कहता है, एट द स्ट्रेच ए ड्यूरेशन नॉट एक्सीडिंग 90 मिनट्स शैल बी टेकन फॉर द क्लीनिंग द सेवर्स। कितना दिया हुआ है? 90 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सेप्टिक टैंक की सफाई का सामान्य अंतराल कितना होना चाहिए? नॉर्मल इंटरवल फॉर सेप्टिक टैंक क्लीनिंग शुड नॉट एक्सीड। सही आंसर होगा हमारा 12 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 629 का पॉइंट नंबर 2 जो हमारा है, एपिथिंग ऑफ सेप्टिक टैंक का लास्ट लाइन पढ़िए। कह रहा द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 12 मंथ। कितना दिया हुआ है? 12 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंटरवल जो है हमारा क्लीनिंग का। अगला प्रश्न है, सेप्टिक टैंक के तल में कितना स्लज छोड़ा जाना चाहिए? हाउ मच स्लग शुड बी लेफ्ट एट बॉटम ऑफ सेप्टिक टैंक। सही आंसर होगा 25 mm छोड़ा जाना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 629 में कहता है, ऑपरेशन शैल हैव लीव बिहाइंड स्लग नोट लेस देन 25 mm इन द डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ सेप्टिक टैंक। 25 mm से ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है। सॉरी लिखा हुआ नोट लेस देन 25 mm, यानी 25 mm से कम नहीं छोड़ना है। तो हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा 3 नंबर 25 mm। अगला प्रश्न है, सेप्टिक टैंक के आसपास के क्षेत्र को किस घोल से स्प्रे किया जाता है? द एरिया अराउंड सेप्टिक टैंक इज स्प्रेड विथ व्हिच सॉल्यूशंस। सही आंसर होगा 1% क्लोरीन सॉल्यूशन से साफ किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 629 का पॉइंट नंबर 15 पढ़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा द टॉप ऑफ द कवर एंड द एरिया अराउंड द सेप्टिक टैंक इज स्प्रेड विथ 1% क्लोरीन सॉल्यूशन। किसे करना है? 1% क्लोरीन सॉल्यूशन से आपको स्प्रे करना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कर्मचारी को डिसलजिंग कार्य के लिए कितने सेट कपड़े दिए जाते हैं? हाउ मेनी सेट फॉर क्लॉथ आर प्रोवाइडेड फॉर डिसलजिंग वर्क। तो आंसर होगा दोस्तों 2 सेट कपड़ा प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 629 में कहता है, पॉइंट नंबर 16 पढ़िए, 2 सेट ऑफ वर्किंग क्लॉथेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच वर्कर। सभी वर्कर को दिया जाएगा, विच शुड बी डेडिकेटेड टू बी यूज्ड ओनली ड्यूरिंग द डिसलगिंग प्रोसेस। अगला प्रश्न है, सुरक्षा उपकरणों की जांच कितनी अवधि में की जानी चाहिए? प्रोटेक्टिव गियर्स शुड बी चेक्ड एट व्हाट इंटरवल। सही आंसर होगा एवरी 6 मंथ पे करना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है? देखिए पारा नंबर 629 का टॉपिक नंबर 3 लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिव गियर एंड सेफ्टी डिवाइसेस, जिसमें पहला पॉइंट पढ़िए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑल द प्रोटेक्टिव गियर्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस शैल बी चेक्ड वंस इन एवरी 6 मंथ। यानी वंस इन एवरी 6 मंथ पे आपको क्या करना है? इसको चेकिंग करनी है। अगला प्रश्न है, ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण कौन करेगा? हु विल इंस्पेक्ट ड्रेनेज सिस्टम। सही आंसर होगा हमारा असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर यानी AN एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स दोनों मिलकर के करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 632 में लिखा हुआ है, द असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स शुड इंस्पेक्ट all drainage system in their charge as per
पीरियोडिसिटी गिवन इन एनेक्सर 3.1। तो इन दोनों को ही करना है इंस्पेक्शन, किनको, एएन को और एसएससी को। अगला प्रश्न है, ट्रैक फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप किस दिशा में होना चाहिए? क्रॉस स्लोप ऑफ ट्रैक फॉर्मेशन शुड बी टुवर्ड्स विच डायरेक्शन? सही आंसर होगा टुवर्ड्स लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन की तरफ होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 634 का 3 में आते हैं, ये हमारा 3 है। क्रॉस स्लोप ऑफ ट्रैक फॉर्मेशन में पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टॉप ऑफ ट्रैक फॉर्मेशन फॉर ब्लास्टेड ट्रैक एज वेल एज फॉर कंक्रीट एप्रॉन should have cross slope towards the longitudinal drains। अगला प्रश्न है, स्टेशन यार्ड में लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स किस प्रकार के होने चाहिए? इन स्टेशन यार्ड लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स शुड बी विच टाइप? सही आंसर होगा प्री कास्ट आरसीसी ड्रेन्स होने चाहिए। देखिए दोस्तों कहाँ पर लिखा हुआ है, पारा नंबर 635 में देखते हैं पॉइंट नंबर 1 टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स में, और इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन स्टेशन यार्ड इट इज़ डिफिकल्ट टू कास्ट द ड्रेन्स इन सीटू विथ रिक्वायर्ड क्वालिटी, हेंस द ड्रेन्स शुड बी केप्ट एज प्री कास्ट आरसीसी ड्रेन्स ओनली। हमको प्री कास्ट आरसीसी ड्रेन्स का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो स्टेशन यार्ड में डिफिकल्ट होता है उनको सीटू में तैयार करना। अगला प्रश्न है, लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स का समान बेड ग्रेडियंट कितना रखा जाता है? टिपिकल बेड ग्रेडियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स इज जनरली, सही आंसर होगा 1 in 350 और स्टीपर्स। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 635 का 2 का ए में आते हैं, 2 का ये है। देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। द बेड ग्रेडियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स नीडेड इज जनरली 1 in 350 और स्टीपर्स। 1 in 350 होता है, या इसे स्टीपर्स आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न है और बहुत भी आई है, कह लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स की अधिकतम प्रवाह वेग कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम फ्लो वेलोसिटी इन लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन शुड बी, सही आंसर होगा 3 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 635 का 2 का ए में आ जाइए। 2 का ए ये है, और यहाँ से स्टार्ट कीजिए इसको। कह द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो शैल बी 3 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होना चाहिए? 3 मीटर प्रति सेकेंड टू बी अवॉइडेड एक्सेस स्कोरिंग एंड हाइड्रोलिक जंप। दोस्तों इसमें एक डाटा और इम्पोर्टेंट है जो हम लोग को याद कर लेना चाहिए। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इसका दिया हुआ है। देखिए टू गेट रिक्वायर्ड सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो अबाउट 1 मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको जरूर लिख के रखिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन की चौड़ाई कितनी रखी जानी चाहिए? विड्थ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन शुड बी केप्ट एज, सही आंसर होगा 450 mm रखनी चाहिए। कहाँ दिया हुआ है? देखिए पारा नंबर 635 का 3 का ए में आते हैं, ये है 3 और यह है इसका ए। पढ़िए, द विड्थ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स शुड बी केप्ट एज 450 mm। कितना रखना है? 450 mm हमको विड्थ रखना है लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स की। प्रश्न है, लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन की अधिकतम गहराई कितनी सीमित रखी जानी चाहिए? मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू, सही आंसर होगा 1200 mm रखी जानी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 635 का 3 का सी में आ जाते हैं। हमारा 3 का सी में यहाँ से स्टार्ट कीजिए। कह द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू वैल्यू ऑफ 1200 mm। 1200 mm का रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कह 5300 मिमी ट्रैक सेंटर दूरी पर ट्रेन की न्यूनतम क्लियरेंस गहराई कितनी होगी? मिनिमम क्लियरेंस डेप्थ ऑफ ड्रेन फॉर 5300 mm ट्रैक सेंटर। दोस्तों 5300 कह रहा कि यदि ट्रैक सेंटर हो तो हमारा डेप्थ कितना होना चाहिए ड्रेनेज का? तो देखिए इसका सही आंसर होगा 450 mm होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 635 का 3 के डी में एक टॉपिक है जिसका नाम है फॉर ट्रैक सेंटर एट 5300 mm, यानी 5300 mm। तो देखिए लिखा हुआ इसमें क्लियर डेप्थ ऑफ ड्रेन इज 450 mm मिनिमम रखना है एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड व्हेन द डेप्थ रीच द मैक्सिमम डिसाइडेड डेप्थ इट विल बी टर्मिनेटेड इन द चैम्बर और सम्प।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मिनिमम आपको 450 mm डेप्थ रखना है ड्रेन का। अगला प्रश्न है 4265 यानी 4265 mm ट्रैक सेंटर दूरी पर ड्रेन की न्यूनतम क्लियरेंस गहराई कितनी होगी। मिनिमम क्लियरेंस डेप्थ ऑफ ड्रेन फॉर 4265 mm ट्रैक सेंटर। ट्रैक सेंटर से डिस्टेंस दो ही को लिया जाता है भी दोस्तों, हम लोग जानते भी हैं कि एक होता है नए ट्रैक सेंटर के लिए इतना लिया जाता है और जो पुराने हमारे एग्जिस्टिंग है वो 4265 वाले हैं। तो यदि 4265 वाले ट्रैक सेंटर है तो फिर हमारा मिनिमम जो क्लियर गहराई क्या होगा, क्लियर डेप्थ ऑफ ड्रेन्स हो जाएगा हमारा 750 mm मिनिमम होना चाहिए। और नए वाले के कितना था, नए वाले में था हमारा 450 mm। यदि आपका ट्रैक सेंटर से डिस्टेंस 5300 है तो दो केस हमारा आया, एक है 750, एक है 450। अगला प्रश्न है लॉन्गिट्यूडिनल ड्रेन पर ग्रेटेड कवर क्यों प्रदान किए जाते हैं। वाई आर ग्रेटेड कवर प्रोवाइडेड ऑन लॉन्गिट्यूडिनल ड्रेन्स। सही आंसर होगा टू अवॉइड ब्लास्ट फॉलिंग एंड फैसिलेट क्लीनिंग्स। कहाँ दिया हुआ है, देखिए पारा नंबर 635 का 3 का एफ में आते हैं, ये हमारा 3 का एफ है और पढ़ते हैं इसको। लिख रहा है द लॉन्गिट्यूडिनल ड्रेन्स शुड बी प्रोवाइडेड विथ ग्रेटेड कवर्स to avoid blast falling in the drains and the same time facilitating their easy cleanings। तो यही दो मेन कारण है जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडिनल ड्रेन्स में ग्रेटेड प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला प्रश्न है चैम्बर का मानक आकार कितना रखा जाना चाहिए। स्टैंडर्ड चैम्बर साइज शुड बी। सही आंसर होगा 0.9 मीटर से 1.2 मीटर तक होना चाहिए। हमारे मैनुअल में भी लिखा हुआ है, पारा नंबर 635 का 5 में आ जाइए। साइज ऑफ चैम्बर एक टॉपिक है जिसमें पहले लाइन में ही क्लियर किया हुआ है द चैम्बर साइज शुड बी केप्ट एज 0.9 मीटर इंटू 1.2 मीटर। अगला प्रश्न है क्रॉस ड्रेन पाइप का समान व्यास कितना होना चाहिए। टिपिकल डायमीटर ऑफ क्रॉस ड्रेन पाइप शुड बी। सही आंसर होगा 300 mm होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 635 का 6 का बी में लिखा हुआ है द क्रॉस ड्रेन शुड बी केप्ट एज प्रिफरेटेड पाइप्स 300 mm डायमीटर विथ द रैपिंग ऑफ नॉन वोवेन जियो टेक्सटाइल ऑल्सो नोन एज जियो पाइप्स। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 300 mm क्या होना चाहिए, उसका डाया होना चाहिए। अगला प्रश्न है CI या DI पाइप कहाँ उपयोग नहीं किए जाने चाहिए। CI DI पाइप का मतलब होता है दोस्तों कास्ट आयरन और डक्टाइल आयरन पाइप। तो ये पूछ रहा है CI DI पाइप शुड नेवर बी यूज नियर, कहाँ उपयोग नहीं करना है। तो आंसर हो जाएगा बीरुड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हाई टेंशन केबल में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए हमारा एनेक्सियर 6.1 में दिया हुआ है कास्ट आयरन और डक्टाइल आयरन का एक टॉपिक है जिसमें पहला लाइन में लिखा हुआ है नेवर टू बी यूज्ड नियर ब्यूरिड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हाई टेंशन केबल। यहाँ पे आपको इसका प्रयोग CI पाइप या DI पाइप का प्रयोग नहीं करना है। अगला प्रश्न है MS पाइप भूमिगत कब उपयोग नहीं किए जाने चाहिए। MS पाइप शुड नॉट बी यूज्ड अंडरग्राउंड एनलेस। सही आंसर होगा प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरिजन। इस जब तक इसकी व्यवस्था नहीं हो कोरिजन की तब तक उसको भूमिगत नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए हमारा टॉपिक है एनेक्सर 6.1 में माइल्ड स्टील MS पाइप। तो इसमें हम लोग देखिए पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। कह रहा है नेवर टू बी यूज्ड ब्लो ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे नहीं प्रयोग करना है कब, अनलेस प्रॉपर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरिजन। कोरिजन के अगेंस्ट जब तक इसका प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं हो जाए तब तक इसको ग्राउंड के नीचे प्रयोग नहीं करना है। फ्रॉम सॉइल एंड सॉइल वाटर इज इंश्योर्ड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही VVI प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर लिख लीजिए अपनी डायरी में। लिखा हुआ है रेशनल फार्मूला के अनुसार डिजाइन डिस्चार्ज Q का सूत्र क्या होगा। तो Q का जो सूत्र है वो पहला नंबर आंसर सही है 0.278 इंटू CIA, जहाँ पे Q का मतलब है देखिए फार्मूला हमारे यहाँ लिखा हुआ है एनेक्सर 6.3 में एज पर रेशनल फार्मूला फ्लड एस्टिमेट मेथड से निकालते हैं। और Q का मतलब है डिजाइन फ्लड डिस्चार्ज जिसको मापते हैं MQ प्रति मीटर सेकंड, सॉरी MQ पर सेकंड में, MQ पर सेकंड। कहाँ लिखा हुआ है, C का मतलब है रन ऑफ कोफिशिएंट और I का मतलब है एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी। तो ये हमारा
फॉर्मूला है यहाँ पे मेंशन किया हुआ। ये देखिए Q बराबर 0.278 इंटू CIA, और ये तीनों का लेजेंड दिया हुआ है यहाँ पे। एक और इसमें प्रश्न पूछता है रन ऑफ कोफिशिएंट, जो हम आगे प्रश्न लिए हैं। तो चलिए सीधा अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न है रेशनल फार्मूला में C किसका प्रतिनिधित्व करता है। इन द रेशनल फार्मूला व्हाट डज C रिप्रेजेंट्स। तो C रिप्रेजेंट्स करता है दोस्तों हमारा रन ऑफ कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए हमारा लिखा हुआ है रन ऑफ कोफिशिएंट C। ये नेक्स्ट ईयर आपको 6.3 से लिया गया हुआ। C का मतलब लिखा हुआ भी रन ऑफ कोफिशिएंट। दोस्तों ये जो रन ऑफ कोफिशिएंट का जो वैल्यू है, JNC का जो वैल्यू है, ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ है कि रोड, हाईवे, एयरपोर्ट, रनवे, पेव्ड अप एरियाज का वैल्यू ऑफ C क्या होगा, 1 होगा। फिर उसी प्रकार रूरल एरिया विथ फिश पॉन्ड एंड वेजिटेबल गार्डन्स, उसका C का वैल्यू यानी रन ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू 0.45 होगा। अर्बन एरिया का 0.90 होगा। रेसिडेंशियल एरिया का 0.8 होगा। तो ये सारे डाटा हमको एक बार जरूर लिख लेना चाहिए। देखिए अगला हमारा प्रश्न जो है उसी से रिलेटेड है। कह रहा पक्के क्षेत्र रोड, हाईवेज, रनवे के लिए रन ऑफ गुणांक यानी C का मान कितना है। रन ऑफ कोफिशिएंट C फॉर पावेड एरिया लाइक रोड एंड रनवे इज, तो सही आंसर होगा हमारा 1 होगा उसका। देखिए चार्ट में क्या लिखा हुआ, ये हमारा चार्ट है। चार्ट में देखिए लिखा हुआ रोड, हाईवेज, एयरपोर्ट, रनवेज, पावेड अप एरियाज के लिए वैल्यू ऑफ जो C है वो होगा हमारा 1। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है घनी आबादी शहरी क्षेत्रों के लिए रन ऑफ गुणांक C कितना होना चाहिए। रन ऑफ कोफिशिएंट C फॉर फुल्ली एंड क्लोजली बिल्डअप अर्बन एरिया इज, सही आंसर होगा 0.90 होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए एनेक्सर जो हमारा है 635/3J का 6.3 एनेक्सर में हमारा लिखा हुआ है, ये पारा नंबर है उसका। तो देखिए 6.3 का एनेक्सर में जो चार्ट है उसमें लिखा हुआ है अर्बन एरिया फुल्ली एंड क्लोजली बिल्डअप, कितना वैल्यू है, वैल्यू ऑफ C 0.90। ये हमारा है रन ऑफ कोफिशिएंट का डाटा। एक और प्रश्न इससे उठा लेते हैं दोस्तों इस चार्ट से। ग्रामीण क्षेत्र तालाब व बगीचे के लिए रन ऑफ गुणांक C कितना होता है। रन ऑफ कोफिशिएंट C फॉर रूरल एरिया विथ पॉन्ड्स एंड गार्डन्स इज, सही आंसर होगा 0.45। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए हमारा 0.45 वैल्यू ऑफ C दिया हुआ है किसके लिए, रूरल एरिया विथ फिश पॉन्ड एंड वेजिटेबल गार्डन्स के लिए दिया हुआ है। अगला प्रश्न है वर्षा तीव्रता यानी इंटेंसिटी का सूत्र क्या होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेनफॉल इंटेंसिटी I। उसका फॉर्मूला होता है, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है रेनफॉल इंटेंसिटी I का, और ये उसका फॉर्मूला है। दोस्तों आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलिए हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।